हेलो इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और खबरों की शुरुआत करते हैं नए सिरे से। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। नए संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण होगा। सुबह 11 बजे संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति और इस दौरान अभिभाषण देती हुई नजर आएंगी, जिसके बाद 1 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। बजट सत्र से पहले संयुक्त सत्र की बैठक में होता है। आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में होता है और नए संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण होना है। सुबह 11 बजे संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति और आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। अभिभाषण के बाद से नए संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण होना है। सुबह 11 बजे संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और जो तमाम सांसद निलंबित किए गए थे उनकी बहाली होगी और आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। नए संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण, और देखिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है जिसे जल्दी पेश किया जाएगा। और देखिए बजट सत्र की जो है वो शुरुआत हो रही है। 1 तारीख को आम बजट आ जाएगा और नए संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण। सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है जब संयुक्त बैठक को वो संबोधित करेंगी। राज्यसभा लोकसभा के सांसद यहां पर मौजूद रहेंगे और उन्हें राष्ट्रपति की तरफ से संबोधित किया जाएगा। सुबह 11 बजे संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसके बाद बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद शुरुआत हो जाएगी बजट सत्र की और बजट सत्र से पहले संयुक्त सत्र की बैठक होती है। आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में होता है ये। अनुच्छेद 86 के तहत अभिभाषण का प्रावधान है। अनुच्छेद 87 के तहत सरकार की नीतियों का विवरण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन की प्रथा होती है, जिसके तहत राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो होगा और उसके बाद उस पर धन्यवाद की ज्ञापन जो है कॉपी सौंपी जाएगी। बजट सत्र से पहले संयुक्त सत्र की बैठक होती है और आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में ये होता है। तो आज जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। संसद के दोनों सदनों को वो संबोधित करेंगी और इससे पहले देखिए कल सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें सरकार ने कोशिश की थी कि तमाम सांसदों से अपील की गई थी कि संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, किसी भी तरह की बाधा और हंगामा इसमें ना हो, ताकि 1 तारीख को जो है आम बजट भी पेश होना है और उससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है और बजट सत्र पहले संयुक्त सत्र की बैठक होती है। आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में ये होता है और जैसे कि हम आपको बता रहे 1 फरवरी को अंतरिम बजट भी पेश होना है। ये एक प्रथा है जिसमें हमेशा से जब बजट सत्र की शुरुआत होती है तो पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। वो तमाम सांसदों को संबोधित करते हैं और देखिए आज सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है और आज ही से शुरुआत हो रही है संसद के बजट सत्र की। नया संसद भवन है जिसमें राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण होगा और इसके बाद 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। 6ठी बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश कर देंगी, जिसमें यह तय होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से खर्च किया जाएगा और किस मंत्रालय को कितनी राशि दी जाएगी। 1 फरवरी को ये बजट पेश होना है और निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं वो ये बजट पेश करेंगी। 6ठी बार है ये जब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। चूंकि इस साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं,
और 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। कुछ महीने के लिए पेश किया जाता है ये बजट और मकसद होता है नई सरकार के लिए सुरक्षित स्थिति देना। लोकसभा चुनाव से पहले बजट पेश किया जाता है और छठी बार ये बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण। 1999 से पहले शाम 5 बजे पेश होता था ये बजट और 1999 के बाद से बजट का जो वक्त है ये सुबह 11 बजे का रख दिया गया। सुबह 11 बजे से पेश होने लगा ये बजट। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में छपता था, जबकि 1956 से हिंदी में भी छपने की इसकी शुरुआत हो गई। और 2016 की अगर हम बात करें, 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था बजट। 2017 से बजट पेश करने का जो दिन है वो 1 फरवरी तय हुआ। 2016 से 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। 2017 में रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया। ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं बजट के विषय में। देखिए, मकसद होता है नई सरकार के लिए सुरक्षित स्थिति देना। चूंकि इस साल भी लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये बजट पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो ये बजट पेश करेंगी। छठी बार है जब निर्मला सीतारमण ये बजट पेश कर रही हैं। 1 फरवरी को ये आम बजट, अंतरिम बजट जो है ये पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण की तरफ से। और आपको बताएं कि सभी सांसदों का सस्पेंशन रद्द होगा। बजट सत्र से पहले रद्द होगा सस्पेंशन। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हिस्सा लेंगे वो तमाम सांसद, 146 सांसद जिन्हें निलंबित किया गया था। शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था ये निलंबन, लेकिन अब इनका सस्पेंशन जो है वो रद्द होगा बजट सत्र से पहले, क्योंकि सत्र जो है वो सुचारू रूप से चलाना है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन्हें शामिल करना है। ऐसे में जो 146 सांसद थे जिन्हें निलंबित किया गया था, उनका निलंबन वापस लिया जाएगा, सस्पेंशन उनका रद्द होगा, जिसके बाद ये तमाम जो सांसद हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुन पाएंगे, उसमें हिस्सा ले पाएंगे। और कल भी जब सर्वदलीय बैठक हुई तो सरकार ने कहा कि उनकी कोशिश है कि सभी पक्षों को एक साथ लेकर चला जाए, ताकि जो सत्र है बजट सत्र बिना किसी हंगामे के, बिना किसी अवरोध के इसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। और इसी कड़ी में जो 146 सांसद जो कि निलंबित हुए थे शीतकालीन सत्र के दौरान, उन सभी सांसदों का सस्पेंशन रद्द किया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये तमाम सांसद हिस्सा ले पाएंगे। और इससे पहले सरकार की तरफ से अपील भी की गई थी तमाम सांसदों से कि ये जो सत्र है बजट सत्र से सुचारू रूप से चलने दिया जाए बिना किसी अवरोध के, ताकि तमाम बड़े फैसले जो हैं जनता के हित में लिए जा सके। आगे बढ़ते हैं। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। दोपहर 1 बजे सीएम आवास पे पूछताछ की जाएगी। जमीन से जुड़े मामले में उनसे ये पूछताछ होगी। रांची में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक धारा 144 लागू है। दोपहर 1 बजे का वक्त रखा गया है जब सीएम आवास में हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, जमीन से जुड़े मामले में ये पूछताछ होगी। और रांची में सुबह 9 से रात 10 बजे तक धारा 144 भी लागू कर दी गई है, क्योंकि सीएम आवास के बाहर जाहिर है जब उनसे पूछताछ करेगी ईडी तो तमाम समर्थक जो हैं उनके जुट जाएंगे। और कल देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव से भी ईडी ने पूछताछ की थी बिहार में, और परसों लालू यादव से भी, तो तमाम समर्थक उनके वहां पर जुट गए थे, नारेबाजी करने लगे थे। ऐसे में ये कोशिश है ईडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था तितर बितर ना हो। ऐसे में एहतियातन धारा 144 जो है लगा दी गई है, जो कि सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगी। और जमीन से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। इससे पहले ईडी ने चिट्ठी लिखी थी हेमंत सोरेन को और उनसे वक्त मांगा था कि 29 से 31 तारीख के बीच उनसे कब पूछताछ कर सकते हैं, इस बारे में वो इत्तला दे दें। और अगर वो नहीं करते हैं ऐसा तो मजबूरन ईडी को उनके घर जाना पड़ेगा। और इस बीच देखिए लगातार हेमंत सोरेन का भी कहना रहा कि ईडी उन पर दबाव बना रही है, वो सरकार के कामकाज में व्यस्त है, ऐसे में उनके पास समय नहीं है, लेकिन ईडी लगातार उन पर दबाव बना रही है और जो अधिकार ईडी के पास है उनका बेजा इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि आज ईडी जो है पूछताछ करने वाली है जमीन से जुड़े मामले में।
और दोपहर 1 बजे सीएम आवास में ये पूछताछ जो है की जाएगी। और देखिए सीएम सोरेन को ईडी ने अब तक 10 समन भेजे हैं। पहला समन जो है वो 14 अगस्त 2023 को भेजा गया था। दूसरे समन की अगर हम बात करें तो 24 अगस्त 2023 को भेजा गया था। तीसरी बार फिर समन भेजना पड़ा 9 सितंबर 2023 और चौथा समन 23 सितंबर 2023 को ही भेजा गया। पांचवा समन 4 अक्टूबर को भेजा गया पिछले साल। छठा समन फिर उन्हें भेजा गया। अब तक 10 समन उन्हें भेजे जा चुके हैं। और सेना की 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री का यह मामला है जिसमें उनसे पूछताछ है। फर्जी नाम पते के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री मामले में रांची नगर निगम द्वारा केस दर्ज करवाया गया है। ईडी ने केस के आधार पर ECIR रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। ईडी ने 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री का खुलासा किया और जमीन का जो बाजार में मूल्य है वो 41 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2011 बैच के IAS अधिकारी छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन से एक बार इस पर पूछताछ हो चुकी है, हालांकि वो नाकाफी रही, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर से पूछताछ के लिए तलब किया गया। 10 बार अब तक उन्हें समन भेजा जा चुका है, जिसके बाद आज 31 जनवरी को, जो कि महीने का ये आखिरी दिन है, आज ईडी उनके आवास पहुंचेगी और उनसे पूछताछ करेगी। और इस बीच आपको बताएं कि धारा 144 भी लगा दी गई है एहतियातन, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत पेश ना आए, क्योंकि तमाम समर्थक जुटने की उनके जाहिर तौर पर उम्मीद है। सुबह 9 से रात 10 बजे तक धारा 144 लगाई गई है। और बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन कटिहार में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में आज फिर से यात्रा प्रवेश करने वाली है और बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन है। कटिहार में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल में आज फिर से प्रवेश करेगी यात्रा। पश्चिम बंगाल से ही बिहार आई थी और अब बिहार से वापस पश्चिम बंगाल जाएगी यात्रा। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई। मणिपुर, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और देखिए फिर पश्चिम बंगाल यात्रा प्रवेश करेगी। मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई में इसका समापन होना है मार्च में और बड़ी उम्मीदें राहुल गांधी को अपनी इस यात्रा से। तीसरा दिन है बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसका मकसद है, कांग्रेस का मकसद है कि संवाद करना है लोगों से, अपनी बात उन तक पहुंचानी है। लोगों के बीच जो पार्टी का मोटिव है, जो उनका विजन है, उसके बारे में लोगों को बताना। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इनकार किया जा रहा है कि चुनावी यात्रा नहीं है, लेकिन इसे आने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रचार प्रसार का एक बेहतरीन तरीका कांग्रेस पार्टी का। तमाम राज्यों से होकर यात्रा गुजर रही है, तमाम जिलों से, और जो लोग हैं वहां के स्थानीय लोग, उनसे मिलकर कांग्रेस पार्टी जो है अपनी पार्टी के विषय में बता रही है और कैसे वो एक वैकल्पिक पार्टी बन सकती है, इस बाबत लोगों को वो बता रही हैं। और कई जगह राहुल गांधी का स्वागत सत्कार भी देखने को मिला। बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और ऐसा बीच में कई बार हुआ जब राहुल गांधी को विवादों का भी सामना करना पड़ा। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के बॉर्डर इलाके में फिर से नक्सलियों ने हमला किया है। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 14 जवान जख्मी हो गए हैं। सभी जख्मी जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। नक्सलियों ने यह हमला कोबरा STF DRG जवानों पर किया है। नक्सलियों ने CRPF कैंप पर हमला किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा नक्सली हमला बताया जा रहा है, जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं और 14 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। जो जख्मी जवान हैं उन्हें इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। नक्सलियों ने हमला कोबरा STF DRG जवानों पर किया है। टेकलगुडम इलाका ये बताया जा रहा है, जहां पर घात लगाकर नक्सलियों ने इस वारदात को, इस हमले को अंजाम दिया है। 3 जवान इसमें शहीद बताए जा रहे हैं। आज सुकमा जिले के टेकुलगुड़ा में आज ही वहां उस क्षेत्र के लोगों की सुख सुविधा के लिए, सरकार की बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए वहां पर सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ। और हमारे जवान सर्चिंग में निकले थे
अचानक मुठभेड़ हुआ, नक्सलियों ने गोलीबारी की और इस दुर्घटना में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं और करीब 14 जवान घायल हुए हैं, जिसमें से 8 जवान यहाँ रायपुर लाए गए हैं, जिसमें से जो ज़्यादा थोड़ा गंभीर हैं यहाँ बालाजी हॉस्पिटल में 4 एडमिट हैं, 4 नारायणा में एडमिट हैं और 6 वहाँ जगदलपुर में ही हैं, जिनको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जगदलपुर में है। तो जब से डबल इंजन की सरकार हुई है, नक्सलियों के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और एक कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। हमारे जवानों में भी बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया है और तीनों जो जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि। नक्सल प्रभावित इलाका में नक्सलवादी अभियान साथ साथ क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधा से उन्हें लाभान्वित करने के लिए लगातार विगत दिनों में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। इस सिलसिला में आज जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती टेकलगुड़म इलाका में नवीन कैंप स्थापित की जा रही थे। कैंप स्थापना के लिए हमारा आउटर कॉर्डन में सुरक्षा बल तैनात थे। इस दौरान माओवादी को पेट्रोल नंबर 1 MCRC यानी फॉर्मेशन का माओवादी द्वारा जो हमारा आउटर कॉर्डन में जो लगा हुआ कोबरा और STF, DRG, CRPF के बल के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हमारे जवान द्वारा काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दिए गए थे। उसमें संभवतः माओवादी को कम से कम 6 कैडेट मारा जाने का हमारे पास अभी विजुअल्स प्राप्त हुई है। साथ साथ इस घटना के दौरान हमारा जो 3 जवान हैं उनमें से 2 कोबरा 201 बटालियन का और एक CRPF 150 वाहिनी का 3 जवानों का शहादत हुई है। उन्होंने काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ में लड़ाई लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों घायल हुआ और घायल के पश्चात उन्होंने स्पॉट में उनका शहादत भी हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान हैं जिन्हें स्प्लिंटर इंजरी और मामूली चोट आए थे, उन्हें तत्काल अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट करके जबलपुर मेडिकल कॉलेज एवं रायपुर में 2 अन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज की जा रही है। सभी जवान अभी खतरा से। और चंडीगढ़ मेयर विवाद पर अब फिलहाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो न्यायालय पहुंच गए हैं। बीजेपी की जीत के बाद ये लोग कोर्ट पहुंचे हैं। चुनाव रद्द कर दोबारा करवाने की मांग की जा रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से। चूंकि ये जो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए हैं इससे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है और जीत के बाद बीजेपी की जीत के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो कोर्ट पहुंच गए हैं और चुनाव को रद्द कर दोबारा करवाने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। देखिए, इससे पहले चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जो है वो टल गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है कि वो इन चुनावों में बुरी तरह हारेंगे और इसीलिए चुनाव जो है टाल दिए गए हैं। इसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये चुनाव करवाए गए थे और अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी जीत चुकी है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हारे हैं, उसके बाद एक बार फिर वो कोर्ट पहुंचे हैं और बीजेपी की जीत के बाद उन्होंने ये दलील दी है कि ये चुनाव जो है ये रद्द कर दोबारा करवाने जाने चाहिए। और अयोध्या में 11 राज्यों के सीएम करेंगे पूजा अर्चना। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम करेंगे दर्शन। अलग अलग दिन कैबिनेट समेत करेंगे पूजा अर्चना। आज त्रिपुरा के सीएम साहा करेंगे दर्शन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 1 फरवरी को पहुंचेंगे अयोध्या। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम दर्शन करेंगे। अलग अलग दिन कैबिनेट समेत पूजा करेंगे। देखिए, 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद देखिए लगातार वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो बना हुआ है अयोध्या में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 1 फरवरी को एक बार फिर से अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो पूजा अर्चना करेंगे। बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। अलग अलग दिन कैबिनेट समेत पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।